हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में 9 प्रमुख विपक्षी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र से शुरू विपक्षी एकता की कवायद संसदीय गतिरोध से लेकर सड़क तक पहुंच गई है। कांग्रेस के हाथों सागर दिग्घी विधानसभा उपचुनाव हारते ही अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान करने वाली बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस संसद और सड़क पर विपक्षी एकता के इस प्रदर्शन से अभी तक अलग ही है। हालांकि प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वालों में ममता शामिल थी। ध्यान रहे कि पत्र लिखने वालों से कांग्रेस, द्रमुक और वाम दल दूर रहे थे। खुद अपने नेताओं के विरुद्ध सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाती रही कांग्रेस ने बिहार में लालू यादव परिवार पर जमीन की बदले नौकरी मामले में कसते कानूनी शिकंजे की तो निंदा की, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी पर उसकी टिप्पणी थी कि वह अतीत में भी इस आबकारी नीति पर सवाल उठा चुकी है और इस मामले में सघन जांच की जरूरत है। फिर भी सीबीआई और ईडी की सक्रियता से अब आम आदमी पार्टी और बीआरएस की कांग्रेस से दूरी मिटने के संकेत मिल रहे हैं। अदानी प्रकरण का साया तो संसद के बजट सत्र पर पड़ ही रहा है। अपने विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के मुद्दे पर भी विपक्ष एकजुट हो रहा है। संसद चल नहीं रही पर एकजुट विपक्ष संसद से ईडी ऑफिस तक मार्च निकालने की कोशिश कर चुका है। जाहिर के 9 साल से दिशाहीन नजर आ रही विपक्षी दलों को एकजुट होने का अवसर मिल गया है, लेकिन यह स्वाभाविक प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है कि एकता का उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया गया कि विपक्षी नेताओं के विरुद्ध सीबीआई और ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का संकेत है। लेकिन भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच हो रही है, विपक्ष की ओर से उन पर कोई ठोस स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आया है। जाहिर है अपने विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता को विपक्ष एकजुट होकर लोकतंत्र पर हमले का मुद्दा बनाना चाहता है, लेकिन राजनीतिक हितों का टकराव आड़े भी आ रहा है। ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
सरकार बनने के बाद से ही विपक्षी एकता की कवायद नजर आती रही है। हाँ, उसके स्वयंभू सूत्रधार बदलते रहे हैं। कभी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकता की मुहिम पर निकलती हैं, तो कभी अपनी क्षेत्रीय पार्टी टीआरएस को बीआरएस बनाने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और कभी पाला बदल कर बिहार के मुख्यमंत्री बने रखने वाले नीतीश कुमार फिर भी लगभग 9 साल में यह कवायद कहीं नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कभी राजनीतिक हितों का टकराव आड़े आ जाता है, तो कभी उच्च स्तर की महत्वाकांक्षाओं का। आखिर बंगाल में ममता ने वाम मोर्चा से सत्ता छीनने के क्रम में खत्म तो कांग्रेस को ही किया। आपने दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में सत्ता कांग्रेस से ही छीनी है। गुजरात में कांग्रेस की दुर्गति का एक बड़ा कारण वहां आपका पूरी ताकत से चुनाव लड़ना भी रहा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सत्तारूढ़ दल भी अपने लिए भाजपा से ज़्यादा खतरनाक कांग्रेस की मजबूती को मानते हैं। हाँ, लगातार 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने विजद प्रमुख नवीन पटनायक ऐसी कवायद से दूर ही रहते हैं। बेशक सशक्त और जीवंत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी जरूरी है, लेकिन निराशाजनक यह है कि विपक्षी एकता की जब की जाने वाली कवायद के मूल में लोकतंत्र की चिंता कम, अपनी राजनीति की चिंता ज़्यादा नजर आती है। कमोबेश हर साल विपक्षी एकता का राग अलापा जाता है, लेकिन इस बीच शायद ही किसी विपक्षी दल ने जनहित से जुड़े किसी मुद्दे पर कभी कोई प्रदर्शन आंदोलन किया होगा। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते आम आदमी के जीवन की मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं और महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर हैं, लेकिन शाब्दिक चिंता जताने से आगे बढ़कर आंदोलन के लिए सड़क पर उनमें से कोई नहीं उतरा। अगले आम चुनाव से पहले इसी साल अभी 6 और राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 4 राज्यों कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा, जबकि तेलंगाना में तीसरे मुख्यमंत्रित्व काल के लिए केसीआर की दावेदारी को ये दोनों मिलकर चुनौती देंगे। इसी महीने आए पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे बताते हैं कि भाजपा को कमजोर आंकना विपक्ष को महंगा पड़ सकता है। मोदी की राजनीतिक कद और लोकप्रियता के मद्देनजर लोकसभा चुनाव में तो विपक्ष मुकाबले से भी नजर नहीं आता। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के केंद्रीय सत्ता के लिए लगातार तीसरी बार भी एक तरफा मुकाबला खुद लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। ऐसे में विपक्ष की व्यापक एकता की कोशिश
सार्थक तभी होगी जब मकसद निजी और राजनीतिक स्वार्थों तक सीमित न हो। विपक्ष को नेतृत्व का मसला चुनाव पश्चात के लिए छोड़कर मोदी सरकार की गलत बनाई जाने वाली नीतियों तथा देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर अपना वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करते हुए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए। तभी मतदाताओं को लगेगा कि महज मोदी विरोध से आगे भी विपक्ष के पास कोई राजनीतिक दृष्टिकोण, समस्याओं की समझ तथा देश की बेहतरी के लिए वैकल्पिक रोड मैप है। स्टॉप।